इस वीडियो में हम देख सकते हैं सीबीएसई क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर करेंगे हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। x और y को हम वेरिएबल्स कहते हैं। a जो होता है वो x का कोएफिशिएंट है, b है वो y का कोएफिशिएंट होता है और c को हम कांस्टेंट कहते हैं। c क्या है? कांस्टेंट। और a और b क्या है? a और b हैं कोएफिशिएंट्स। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं रहना है कि कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट जो होते हैं उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता, एक्स या वाई के बिना जो टर्म होता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ किसी भी इक्वेशन का जो भी वेरिएबल है, जैसे इस केस में एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, तो किसी इक्वेशन के वेरिएबल के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे यहाँ पर 2 और 3, 2 और b, ये सॉरी a और b, ये हो जाते हैं इसके कोएफिशिएंट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम देख सकते हैं x और y इसके वेरिएबल्स हैं। 2x का कोएफिशिएंट है, माइनस 3y का कोएफिशिएंट है। जब हम कोएफिशिएंट्स लेते हैं तो साइन को भी साथ में लेते हैं। और 4 कांस्टेंट है, राइट? इस तरह से अब समझ में आ गया होगा कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। इसे हमें अभी क्लास 9th में एक ही इक्वेशन के लिए सीखना है। 10th में जब आओगे नेक्स्ट ईयर तो वो 2 इक्वेशंस के लिए सीखते हैं और 12th में 3 इक्वेशंस के लिए सीखते हैं। तो हमको पता है कि अगर हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो डिफरेंट इक्वेशंस बन जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास अभी एक इक्वेशन है तो x और y की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे अगर हम x की वैल्यू लेते जाएं, बहुत सारी x की वैल्यू अगर हम लें, x इक्वल टू 0, 1, 2 या माइनस में लें -2, -2, कुछ भी हम ढेर सारी वैल्यूज अगर हम x की लें तो हमको करस्पॉन्डिंगली y के लिए डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। जैसे अगर हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 लगाई तो y क्या मिलेगा? y मिलेगा 4/3। अगर हमने x की वैल्यू 1 लगाई तो y क्या मिलेगा? y मिलेगा, लगा के देखो, 2 टाइम्स 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 उधर जाएगा, -6 हो जाएगा, -6/3 में 2 मिल जाएगा। ओके, x की वैल्यू अगर 2 लगाएंगे तो 2 टाइम्स 2 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, उधर जाकर के -8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू मिलेगा 8/3। इस तरह अगर हम x की वैल्यू -1 लगाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 प्लस 4 लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे, बॉड मास ये सब जानते हो। तो -2 प्लस 4 2 हो जाएगा, 2 उधर जाकर के -2 बन जाएगा, तो y की वैल्यू मिलेगी फिर हमको 2/3। इस तरह x की डिफरेंट वैल्यूज लें हम तो y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो इस तरह ये जो पेयर्स होते हैं, जैसे हम इसे क्या लिख सकते हैं इसके बाद कि अगर हमने x की वैल्यू 0 ली है, हमने लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर कवर किया था पूरा, उसमें बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना होता है। और जब हम उसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है? तो x की वैल्यू 0 है, उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिली है? 4/3। इस तरह एक सॉल्यूशन जो हो जाता है इस इक्वेशन का वो 0 4/3 हो जाता है। दूसरा x की वैल्यू 1 है अगर तो ये 2 मिलता है। अगर हमने x की वैल्यू 2 ली है तो ये 8/3 मिलता है y की वैल्यू। और जब हमने x की वैल्यू -1 ली है तो y की वैल्यू 2/3 मिली है। इस तरह से डिफरेंट ये जो वैल्यू मिलती हैं x या y में से एक वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू लेने से दूसरे वेरिएबल की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती है उसके जो पेयर्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ओके, या जीरोज भी कहते हैं इसको हम इस इक्वेशन के, राइट? तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक्स वाई की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई का मतलब कि हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4/3 जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे और बॉड मास का यूज करके सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको सारा सॉल्व करके 0 मिलेगा, क्योंकि RHS में 0 है। ओके, अच्छा, ऐसे ही
अगर हम 1 या 2 लगाएंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 लगाएंगे जब हम इस इक्वेशन में, तो भी हमको LHS को पूरे को सॉल्व करके RHS के इक्वल मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा। इस तरह से x और y की मीन्स वेरिएबल्स की जो वैल्यू लगाने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, मीन्स दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं। उस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स मीन्स x y के कोऑर्डिनेट्स को हम सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि हम x की इनफिनिटली मैनी वैल्यूज ले सकते हैं, तो y के भी इनफिनिटली मैनी वैल्यूज मिलेंगी। इस तरह से हम कहते हैं कि ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. MCQ बहुत आते हैं अब मैथ्स में, तो उस हिसाब से हमको यहाँ सीखते जाना है। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ओके। इसी चीज को ज्योमेट्री में हमने ये सीखा होता है कि इनफिनिटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल गिवन पॉइंट, ओके। इस तरह देख सकते हो, पहले जब यूक्लिड ज्योमेट्री सीखा था या इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री जब हम सीखते हैं, तब सीखते हैं कि एक सिंगल गिवन पॉइंट में से इनफिनिटली मैनी लाइंस पास हो सकते हैं। उसका यही मतलब था अलजेब्रा में कि एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के इनटू वेरिएबल्स उसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है कि हर एक पॉइंट, हर एक कोऑर्डिनेट एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, समझिए, ओके। दूसरा, अब हमको ये भी सीखना है कि इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें कंबाइंड है। ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ऑरिजिन हो गई, ठीक है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वो होता है y इक्वल टू 0। मतलब अगर y की वैल्यू 0 है और अगर हम उस पॉइंट को प्लॉट करना चाहें तो वो एक्स एक्सिस पर ही तो आएगा, इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है, y इक्वल टू 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पिछला वीडियो है उसको देखना, ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि x की किसी भी वैल्यू के लिए, मीन्स अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं और उस पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो कहाँ आएगा, y एक्सिस पर। इसलिए हम कहते हैं कि y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, लेकिन अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास जैसे x इक्वल टू a, ओके, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसका ग्राफ बनेगा यहाँ पर x इक्वल टू a, मीन्स x एक्सिस पर बनेगा ये पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर हम माने कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो सिंपली y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाएगी x इक्वल टू a का जो पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, a0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको अगर हमने p नाम दे दिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a0 और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाएगी। मतलब अगर सिर्फ x इक्वल टू समथिंग है, एक कांस्टेंट नंबर, ओके, x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है अगर, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसका ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। अच्छा, अगर जैसे एक दूसरा है, अगर x इक्वल टू माइनस बी होता तो कहाँ आता, तो इधर साइड में आता, नेगेटिव x एक्सिस पर आता। तो हम मान लेते हैं कि ऑरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो माइनस बी है, राइट। ये जो पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस बी 0, ओके। इस तरह तो कभी भी x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है प्लस या माइनस का, तो x एक्सिस में से पास होगी वो लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस होगी, राइट। ऐसे ही अगर y इक्वल टू समथिंग है तो ये उल्टा हो जाएगा। अब हम इसको मिटाते हैं दोनों लाइंस को, जैसे अगर y इक्वल टू समथिंग है, जैसे y इक्वल टू अगर हम लेते हैं जैसे c, या y इक्वल टू माइनस बी, तो
ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। वैसे यहाँ से हम क्या चीज याद रख सकते हैं कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट है अगर इक्वेशन, ठीक है, तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। ये बातें सब याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। तो जैसे x इक्वल टू y इक्वल टू सी है अगर, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस से मीन्स ऑरिजिन से c डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है r, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 c, और x एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट में से एक लाइन चली जाएगी। इसका इक्वेशन हुआ y इक्वल टू सी। और y इक्वल टू माइनस डी का मतलब कि y के नेगेटिव एक्सिस पर आएगा ये। तो ऑरिजिन से हम मान लेते हैं कि d माइनस डी डिस्टेंस पर मीन्स d डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं s, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 d, राइट, इस तरह। तो जब x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट या y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट हो तो किस तरह से ग्राफ जाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ ऐसे लेते हैं जिसमें कांस्टेंट नहीं होता। अभी हमने जो 4 इक्वेशंस लिए थे उसमें देखा कि सिर्फ एक एक वेरिएबल था, लेकिन अब हम जो इक्वेशंस लेंगे उसमें 2-2 वेरिएबल होंगे। तब उनके ग्राफ कैसे बनते हैं वो हमको सीखना है। फिर से वैसे ही ऑरिजिन हो गई एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। अब हम लेते हैं जैसे x इक्वल टू वाई है, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो हम जानते हैं x की जो कुछ भी हम वैल्यू लगाएंगे वही y की वैल्यू मिलेगी, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने सिखाया था कि किसी भी इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स हमको चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। ओके, ज्यादा हम कुछ कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन 2 वैल्यूज काफी होती हैं। तो हम x की जो वैल्यू लेंगे वही y की वैल्यू मिलती जाएगी। -3 ले लिया तो -3 मिल जाएगा, राइट। और जब हम इनको अगर प्लॉट करते हैं तो इस तरह से एक ग्राफ जाएगा। प्लॉट करना आता है तुमको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट में लाइन बना करके बता रहा हूँ। ओके, इसका ये मतलब हुआ x इक्वल टू वाई का मतलब। बेसिकली x इक्वल टू वाई जो है उस इक्वेशन को हम -x इक्वल टू -y भी लिख सकते हैं। ओके, x इक्वल टू वाई का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, x इक्वल टू वाई का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, -x इक्वल टू -y का क्या मतलब हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। इसलिए ये जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में से पास हुई है। ओके, अल्टीमेटली तो ये भी x इक्वल टू वाई ही हो जाता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई के सेम साइन होना ये यहाँ से जस्टिफाई होता है, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा होता है। तो x इक्वल टू वाई के लिए लाइन कहाँ से पास होगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से। ये कंक्लूजन हमको याद रखना है। अच्छा, लेकिन अगर x इक्वल टू -y या y इक्वल टू -x है तब कैसे बनेगा। ओके, अगर y इक्वल टू -x है, ठीक है, तब कैसे बनेगा ये। तो हम जानते हैं अगर हम इस तरह से टेबल में वैल्यू लें तो क्या बनेगा। जैसे अगर हमने x को 1 लिया तो y -1, 2 लिया तो -2, -3 लिया तो 3। ओके, अभी हम सारे प्लस की वैल्यू ले लेते हैं तो यहाँ -3, मतलब कहाँ जाएगा ये x पॉजिटिव आ रहा है, ओके, और y नेगेटिव आ रहा है। तो जब हम प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ये, राइट। कितना भी स्लोप कितनी भी होती है, ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकती है लाइन, या ऐसे भी कैसे भी जा सकती है लाइन। कुल मिलाकर के फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो जब y इक्वल टू -x होता है तो लाइन कहाँ से पास होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में से। ओके, अच्छा, लेकिन y इक्वल टू -x को हम x इक्वल टू -y भी तो लिख सकते हैं। ओके, x इक्वल टू -y अगर हम लिख दें तो क्या बनेगा ग्राफ, तो टेबल इस तरह से बनेगा। ये साइन चेंज हो जाएंगे सिर्फ। अगर हमने इसको y को अगर हमने 1 ले लिया तो ये -1, 2 ले लिया तो -2, 3 ले लिया तो -3, मतलब फिर हम देख सकते हैं फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से लाइन जाएगी। मतलब अगर ये वाली लाइन मिल रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेकंड में ये एक्सटेंड हो जाएगी यूं। ये लाइन मिल रही है तो ये यूं एक्सटेंड हो जाएगी। इस तरह से करस्पॉन्डिंग लाइन का एक्सटेंशन मिल जाएगा हमको सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं x इक्वल टू -y हो चाहे y इक्वल टू -x हो, सेम ही तो है इक्वेशन, क्या डिफरेंस है, बस एक्सटेंशन है एक दूसरे के। ओके,
तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये बात हमको ध्यान रखनी है कि ये मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, इस तरह से ग्राफ बनते हैं इनके टू वेरिएबल्स में। पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन में से कब पास होगा कोई भी इक्वेशन, अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमने जनरल फॉर्म सीखा था, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने चैप्टर की आज की वीडियो की शुरुआत में ही सीखा था कि ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में c 0 है, मीन्स कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ इतना है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तो दिस लाइन passes through origin। ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए, राइट, passes through origin। ओके, अच्छा, तो अब हम ऐसा इक्वेशन का ग्राफ सीखेंगे जिसमें कांस्टेंट होता है, कुछ नॉन जीरो वैल्यू हो अगर कांस्टेंट की, तब कैसे बनता है उसका ग्राफ, वो अब हमको सीखना है। तो जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, कुछ भी 2x प्लस 3y प्लस सी इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो मैं एक बात बता दूं पहले कि व्हेन मींस ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 डज नॉट पास थ्रू ऑरिजिन, पास थ्रू ऑरिजिन। ओके, मतलब कहने का कि इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। अगर हम किसी ऐसे इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं जिसमें कांस्टेंट नॉन जीरो है कुछ, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बन सकता है, ठीक है, या ऐसे बन सकता है, किसी अलग तरीके से ऐसे बन सकता है, ठीक है, या ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, किसी भी तरह से, लेकिन ऑरिजिन में से पास नहीं होगा, राइट। अच्छा, तो हमको ये सीखना है, डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में से लाइन पास होगी। जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में से मैंने ग्राफ में शो किया है, तो सेकंड में से भी पास हो सकती है, थर्ड में से भी, और फोर्थ में से भी पास हो सकती है। डिपेंड करता है कि यहाँ ए और बी और सी जो हैं उनके साइन क्या है, उस बात पर डिपेंड करता है। ओके, अच्छा, एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यू लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इतना होता है कि ये लाइन थोड़ा ऑरिजिन के नजदीक आ जाती है या ऑरिजिन से दूर चली जाती है, लेकिन होगी उसी क्वाड्रेंट में। अच्छा, तो अब ये जो है ये पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x। मीन्स अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 लगाएंगे, ओके, अगर हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 लगाएंगे, y की वैल्यू 0 लगाएंगे अगर हम इस इक्वेशन में, तब जो मिलेगा वो ये पॉइंट है। ओके, और इसको हम नाम ले लेते हैं Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0y। मीन्स अगर हम इस इक्वेशन में 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 में अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली है, तब जो y की वैल्यू मिलेगी वो ये हो गई, राइट। इस तरह से ये ग्राफ बनता है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होती है पॉइंट्स P और Q की ओरिजिन से, ये पॉइंट्स जो होते हैं P और Q की डिस्टेंस को ओरिजिन से बोलते हैं इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं, ये बात याद रखनी है, डिस्टेंस ऑफ points of intersection on axis from origin is called intercept। ओके, ये बात याद रखनी है। मीन्स ये हो गया, इतनी जो डिस्टेंस है वो हो गया इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है वो हो गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ओके, अच्छा, अब हम प्रॉपरली ये जो ग्राफ लिया है हमने ऊपर, ये जो इक्वेशन लिया है ऊपर, उसका ग्राफ बनाना सीखते हैं। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया है, लेकिन फिर से हम सीख लेते हैं।
अगर हमें x की वैल्यू 0 लें तो ये पूरा 0 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स 3y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू -2 आ गया। अगर हम y की वैल्यू 0 लें तो 2x प्लस 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -3 हो गया। राइट, x की एक और वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1 सपोज। ओके, तो पॉइंट में आएगा आंसर। तो 2 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -8/3, तो y इक्वल टू -2.66। और ये तुम जानते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है -8/3। तो इस तरह से किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं लेनी चाहिए कि हमको यहाँ दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिले। ओके, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक पॉइंट तक को तो हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉइंट्स नहीं रिप्रेजेंट हो पाते हैं। इसलिए हम यह x की कुछ दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हम यह x की वैल्यू 2 ले लें अगर। ओके, x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 प्लस 6 10, तब भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ x 0 है और यहाँ x -3, हम x की वैल्यु 3 ले लेते हैं। राइट, 3 लेंगे अगर हम तो x की वैल्यू यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 6 प्लस 6 12 हो जाएगा ये, और 12 फिर ये -12/3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिलेगी -4। राइट, इस तरह से। तो ये क्या बन जाता है, ये टेबल बना x y, x की वैल्यू 0 तो y मिल रहा है -2, y की वैल्यू 0 तो x मिल रहा है -3, और x की वैल्यू जब हमने 3 ली है तो y मिला है -4। अब इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, इधर बनाते हैं। और ये ओरिजिन हो गई, x की वैल्यू 0 है तो y -2 हो गया, ये -2 ले लेते हैं हम, -1 -2, और x की वैल्यू -3 है, -1 -2 -3, तो y 0 है, ये एक पॉइंट ले लेते हैं। तीसरा है 3 -4, 1 2 3 4, 3 -4, तो यहाँ -3 -4, तो 3 -4, इस तरह यहाँ पर कहीं पॉइंट मिलेगा। तो इन तीनों पॉइंट में से होते हुए, तीनों पॉइंट्स में से होते हुए एक लाइन हम बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर c की वैल्यू कुछ नॉन जीरो है, कांस्टेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो है इक्वेशन में, तो ऑरिजिन में से नहीं पास होगी लाइन, किसी क्वाड्रेंट में से पास होगी। और कौन से क्वाड्रेंट में से पास होगी ये डिपेंड करता है कि वो वहाँ ए बी सी की के साइंस क्या है, वैल्यूज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इस तरह से हमने आज सीखा इसमें कि जनरल इक्वेशन क्या होता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्वेशन को हम ग्राफ में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, वो सब हमने सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने से पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो मैंने दिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 10th में और 12th में भी सीखना है ये। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ डिस्कस करेंगे। आज इतना ही।